Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about tissue processing. आज हम बात करेंगे इसमें टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ में यहाँ पर पूरी स्टेप्स को देखेंगे। देन इसके बाद पूरी स्टेप्स में वन बाय वन करके एक एक स्टेप्स को बड़े डिटेल्स में जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, टिश्यू प्रोसेसिंग में आने से पहले कुछ यहाँ पर इसकी जो बिफोर की स्टेप्स होती है उसको बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में जब टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन या कि फॉर्मेलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या देखेंगे, रिसेप्शन ऑफ द स्पेसिमेन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्पेसिमेन अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके पास पहले स्पेसिमेन आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा स्पेसिमेन के जितना भी डिटेल्स होता है पूरा चेक करने के लिए। ठीक है, और साथ में ये भी देखा जाता है कि वो स्पेसिमेन किस टाइप का होता है, किस टाइप का बायोप्सी है। ठीक है, और उसमें किस टाइप का जो है फिक्सेटिव रखा गया है, ये पूरा जो है लॉट्स ऑफ द जानकारी रिसेप्शनिस्ट के पास जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है और उसको प्राप्त करनी भी पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है रिगार्डिंग ऑफ द स्पेसिमेन। अब जो स्पेसिमेन आपके पास आया है उसका पूरा एक हिस्ट्री टीआरएफ फॉर्म के द्वारा पूरी हिस्ट्री जो होता है रिकॉर्ड की जाती है। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह जितना भी होता है पूरा क्लिनिकल डिटेल्स देखा जाता है। साथ में यहाँ पर लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट पॉइंट यह भी देखा जाता है कि स्पेसिमेन के किस टाइप की लेवलिंग की गई है, किस टाइप का टिश्यू होता है उसको भी। नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की किस टाइप की लेवलिंग करना है ये भी पूरा जाता है इसी स्टेप्स में देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी रिगार्डिंग में हम ये देखेंगे जो टिश्यू प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से फिक्सेशन से स्टार्ट होती है। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो नाइफ में टिश्यू को नजर आ रहा होगा ए पॉइंट में, तो ये तो ग्रॉसिंग की स्टेज होती है। इसको भी हम एक अलग से लेक्चर में सेपरेट करके देखेंगे। फिक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम टिश्यू को जो होता है एक नॉर्मल फार्मालिन में 10% फार्मालिन में फिक्स किया जाता है जो रूटीन में यूज किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद जो होता है सेकंड प्रोसेस में आती है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में भी अलग तरीके से किया जाता है, जो होता है उसमें भी असेंडिंग ग्रेडेड अल्कोहल को ऐड करते हुए आगे की ओर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियरिंग की प्रोसेस आती है जो उसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हुई है, अल्कोहल ऐड हुआ है, डिहाइड्रेशन की क्लियर की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली रिमूव हो जाता है क्लियरिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन की भी प्रोसेस होती है जिसमें से जालिन जो इसके अंदर इंटर किया गया है नॉर्मली जो क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है उसको रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है। देन इसके बाद जो इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस होने के बाद ये इम्बेडिंग की प्रोसेस की जाती है जिसमें हम ब्लॉक तैयार किया जाता है। इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर ओवरव्यू के लिए आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलिए इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपके पास स्पेसिमेन आया है तो उसके रिगार्डिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन से ही पता कर पाएंगे कि किस पेशेंट का। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वेस्टिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब कि जो टीआरएफ फॉर्म होता है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। उसमें जो होता है प्रोसीजर डेट होनी चाहिए कि कब प्रोसीजर करके देना है, ये कि प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो रही है उसी। एडुकेट क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन की उसका कैसा बिहेवियर है, किस टाइप के जो है पेशेंट है, वो चीज़ पूरा भी देख करके उसमें नोट किया जाता है। नेक्स्ट आर्गन रिसेक्टेड और बायोप्सी, मतलब इसमें ये होता है कि आर्गन को आप एक किस टाइप के रिसेक्टेड कर रहे हैं या कि किस टाइप का बायोप्सी है, ये भी पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। ओरिएंटेशन इज द रिक्वायर। ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि कौन सी उसमें मेजर चीज की डिजीज है वो चीज भी देखा जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग किया जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग मतलब कि क्या होता है कि आप जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं टिश्यू बायोप्सी के, तो वो कितना
डेंजरस है वो टिश्यू है कि कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, ये भी देखा जाता है उसमें। प्रायर सर्जरी और पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, प्रायर ट्रीटमेंट की भी इंफॉर्मेशन हो चाहिए। और नेक्स्ट, मेंशन इफ रैपिडली डायग्नोसिस इसे रिक्वायर, मतलब कि आपको अगर डायग्नोसिस रैपिडली करना है तो वो भी उसमें इंफॉर्मेशन के तौर पर मेंशन होना चाहिए। ये सभी नॉर्मली उसमें होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग में कि टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स है। टोटल टिश्यू प्रोसेसिंग की कितनी स्टेप्स होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है 4 ही स्टेप्स जो होता है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत इन्वॉल्व होती है। ठीक है। वैसे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों रूप से परफॉर्म की जाती है। बट यहाँ पर हम आपके लिए एक सीक्वेंस बनाकर लाए हैं कि एक्चुअल में टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स के दौरान क्या क्या पढ़ा जाता है और कैसे ये प्रोसीजर फॉलो होती है। ओके। तो फर्स्ट यहाँ पर है फिक्सेशन। फिक्सेशन किया जाता है, इसमें से 10% फॉर्मलिन जो होता है नॉर्मली यूज किया जाता है रूटीन फिक्सेटिव के लिए। क्लियर। अब जैसे ही फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इन सब का हम डिटेल से देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो सेकंड स्टेप्स होती है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में क्या करते क्या है कि जो टिश्यू के अंदर वाटर पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक जैसे यहाँ पर हम बात अगर करेंगे कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में ये क्या है, टिश्यू है। अब ये जो टिश्यू है इस कंटेनर में, क्लियर समझिएगा। तो अब इस टिश्यू के अंदर क्या क्या हो गया है, फिक्सेशन की जब प्रोसेस कर रहे थे वाटर इंटर हो गया है, और साथ में जब टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाला गया था उस दौरान भी इस टिश्यू में वाटर, तो वाटर को रिमूव करने की जो प्रोसेस हो रही है फिक्स टिश्यू से वही क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। और ये जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है इसमें असेंडिंग ग्रेडेड ऑफ द एल्कोहल होता है। असेंडिंग का दैट मीन्स क्या है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन एल्कोहल में किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम 70% से अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 70% में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। यही प्रोसेस क्या होती है, डिहाइड्रेशन। डिसेंडिंग ग्रेडेड अल्कोहल में क्या होता है, रिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि उसमें हम जो होता है 100 से बिलो की ओर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स आती है इसी के रिगार्डिंग में क्लियरिंग के प्रोसेस। क्लियरिंग के प्रोसेस में क्या जाता है, नॉर्मली जो होता है कॉमन टिन में जो ये जारीन होता है, तो जारीन नॉर्मली इसमें जो होता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। एक्चुअल में इसमें करते क्या है, ये चीज को समझिए कि जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हुई है, मतलब कि जो टिश्यू के अंदर वाटर को रिमूव कर लिया गया और उसके अंदर एल्कोहल पेनिट्रेट जो हुआ था उसी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, क्लियरिंग। और ये प्रोसेस जो होती है उसको बोला जाता है डी एल्कोहलाइजेशन। डी का दैट मीन्स क्या होता है, रिमूवल, और एल्कोहलाइजेशन डी दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एल्कोहल की बात हो रही है। ठीक है, तो एल्कोहल को जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है क्लियरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप्स आती है यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। अब इस चीज को समझिए कि इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन मतलब क्या है। इनफिल्ट्रेशन का दैट मीन्स क्या है कि जो जाइलिन इस टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर जो जाइलिन पेनिट्रेट हुआ है तो उसको रिप्लेस करने की जो प्रोसेस होती है, हटाने की जो प्रोसेस होती है वही इनफिल्ट्रेशन। और इसमें जो नॉर्मली यूज किया जाता है तो पैराफिन वैक्स यूज किया जाता है। तो इस टिश्यू के अंदर जो पैराफिन वैक्स एंट्री मार रहा है वो क्या कहला रहा है, इम्प्रेग्नेशन। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप्स आती है जो होती है तो इम्बेडिंग की प्रोसेस होती है। इम्बेडिंग में क्या किया जाता है, ब्लॉक तैयार किया जाता है। 2 L शेप का जो होता है ग्रॉस मेटल के बने हुए मोल्ड यूज करते हैं, और वो मोल्ड को जो होता है एक ग्रॉस स्टेशन में जो होता है रख करके ही, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक सुटेबल पोजीशन में रख करके उसकी ब्लॉकिंग की जाती है। इन सभी को हम डिटेल्स देखेंगे
क्लियर। नेक्स्ट ट्रिमिंग की जाती है जो ब्लॉक तैयार हुआ है। देन इसके बाद माइक्रोटोमी की जाती है, सेक्शन की कटिंग की जाती है। देन स्लाइड प्रिपरेशन किया जाता है, इसमें हम मेयर्स एग एल्बुमिन को मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। नेक्स्ट डी पैराफिनाइजेशन की प्रोसेस होती है कि रिमूवल ऑफ द पैराफिन बैग्स फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन इन द स्लाइड, ठीक है ना, ये किया जाता है। स्टेनिंग की प्रोसेस आती है और नॉर्मली जो स्टेनिंग यहाँ पर यूज की जाती है तो HNE स्टेनिंग यूज की जाती है, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट जैसे ही आप स्टेनिंग के प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो माउंट करने की एक प्रोसेस आती है और इसमें नॉर्मली जो होता है माउंटिंग मीडिया के रूप में जो होता है DPX यूज किया जाता है, क्लियर। माउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद माइक्रोस्कोपी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा सेल्स टिश्यू की नॉर्मल या एबनॉर्मल दोनों को ऑब्जर्वेशन की जाती है माइक्रोस्कोपी में। रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है, रिजल्ट प्रिपेयर करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है और रिपोर्टिंग बाद जो होता है फाइल रिकॉर्ड से भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो होता है तो फाइल को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए ये किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर एक चीज यहाँ ये देखते हैं कि फिक्सेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिक्सेशन के बारे में। फिक्सेशन को पूरा डिटेल से देखेंगे, क्या होता है फिक्सेशन, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसके पीछे मैकेनिज्म है, पूरा जानकारी इसमें हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर फिक्सेशन की ही पूरी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, बायोप्सी लिविंग बॉडी से अगर जैसे ही आप टिश्यू को रिमूव किए हैं, ठीक है, तो उस दौरान होता क्या है कि टिश्यू रिमूव किए हैं तो उसको नेचुरल कंडीशन या कह सकती हैं कि उसके नेचुरल शेप, साइज, कलर, हर चीज को मेंटेन करने के लिए यह कह सकते हैं कि उसका नेचुरल कंडीशन से डिकम्पोज्ड जो हो रहा, खराब हो रहा है, उसको ये जो होता है डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, मतलब कि जो खराबी उसमें हो रही है तो इन सभी को रोकने के लिए कि आया कि उसकी नेचुरल स्टेट में सुरक्षित रखने के लिए जो सॉल्यूशन में फिक्सेटिव को रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन, ठीक है, या कि फिक्सेटिव। दैट मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जिस तरीके से हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव करे हैं तो उसके नॉर्मल एब नॉर्मल किसी प्रकार का चेंजेस ना हो उसमें, ठीक है, या कि उस टिश्यू में किसी अदर तरीके से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस न हो, डिकम्पोजिशन मतलब कि खराब होने की प्रोसेस न हो, इन सभी को रोकने के लिए एक तरह का जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, फिक्सेटिव। और इस प्रोसेस जो हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, फिक्सेशन या कि फिक्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। आप इस डायग्राम से समझिए कि जो आपको नजर आ रहा है ये पूरी क्या होती है, टिश्यू का कह सकते हैं कि स्पेसिमेन, ठीक है ना, ये पूरे टिश्यू ऑर्गन है और ये टिश्यू ऑर्गन जो होता है कहीं ना कहीं अपने कंटेनर में रखे हुए हैं और इस जो कंटेनर में रखे हुए हैं तो इसी में क्या है, ये फिक्सेटिव सॉल्यूशन रखा हुआ, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट में जो होता है कंटेनर अवेलेबल होते हैं जो कि टिश्यू बायोप्सी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्लियर। ये आप समझ गए होंगी, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट इसी के रिगार्डिंग में कि टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने के लिए भी जो फिक्सेटिव होता है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। टिश्यू में जो प्रेजेंट सेल्स होती है और जो टिश्यू का कंस्टिट्यूएंट मतलब उसका कंपोजिशन है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट टिश्यू की जो होता है सॉफ्टनेस और हार्डनिंग जो प्रोसेस होती है मतलब कि उसको बरकरार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नॉर्मली सभी प्रकार की जो बायोप्सी होती है एक्सेप्ट ऑफ द हिस्टोकेमिकल बायोप्सी, ठीक है ना, हिस्टोकेमिकल बायोप्सी को छोड़ करके 10% जो होता है फॉर्मलिन यूज किया जाता है यूनिवर्सल फिक्सेटिव के रूप में, क्लियर। ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, 10% फॉर्मलिन जो होता है रूटीन के लिए यूज किया जाता है फिक्सेशन में। फिक्सेशन का अमाउंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपके लिए कि जो फिक्सेशन का अमाउंट होता है द टिश्यू के अमाउंट की अपेक्षा में कह सकते हैं कि 20 से लेकर के 25 गुना, मतलब कि 20 से 50 गुना जो होता है ज्यादा होना चाहिए। इतना मतलब कि टिश्यू पूरा उस
फिक्सेशन सॉल्यूशन में जो होता है डूबा होना चाहिए, ये आप हमेशा याद करके रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फिक्सिंग एजेंट यूज किया जा रहा है, रिएजेंट यूज किया जा रहा है, तो नॉर्मली क्या क्या इसमें होता है कि फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है, ठीक है ना, 40% का फॉर्मल्डिहाइड एज ए कंसीडर टू द 100%। मर्क्यूरी क्लोराइड यूज किया जाता है, पिक्रिक एसिड यूज किया जाता है, इथाइल एल्कोहल, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ड्यूटरल्डिहाइड। ये जो होते हैं तो नॉर्मली यूज कर सकते हैं आप, बट आगे हम और समझेंगे क्या क्या इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका एम समझिए, ठीक है। ये मतलब कि जो फिक्सेशन आप प्रोसेस कर रहे हैं, फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये चीज को समझिए। यहाँ पर दो टर्म एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रोसेस होती है यहाँ पर ऑटोलिसिस के, और एक होती है पुट्रिफिकेशन, मतलब कि सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ऑटोलिसिस और पुट्रिफिकेशन रोकना बहुत जरूरी होता है। ऑटोलिसिस का दैट मीन्स क्या होता है, ये चीज को समझिए। ऑटोलिसिस का दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया गया, ठीक है, उसमें एक तरह का एंजाइम्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोमल एंजाइम। अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है, कह सकते हैं कि ये ऑटो डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि सेल्स को ही लाइसिस करना स्टार्ट कर देता है, क्लियर। तो जो उसमें डिकम्पोज्ड हो करके सेल्स ऑटोलाइसिस हो रही है, स्वयं टूट रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। एज वेल एज जो पुट्रिफिकेशन हो रही है, पुट्रिफिकेशन का दैट मीन्स क्या है यहाँ पर कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, तो उस टिश्यू में आकर के अडॉप्ट होने लगती हैं और उसको डिकम्पोस्ट करने लगती हैं। मतलब कि बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा जो टिश्यू खराब हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की जो प्रोसेस होती है उससे बोला जाता है पुट्रिफिकेशन, है ना, पुट्रिफिकेशन से प्रिवेंट करना। दैट मीन्स यहाँ पर इसका यही है कि इट शुड बी द प्रिवेंट द ऑटोलिसिस एंड पुट्रिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ये उद्देश्य होता है फिक्सेशन करने। नेक्स्ट, पिनिट्रेट द इवनली एंड रैपिडली, मतलब कि टिश्यू को जितना अंदर हो सके और जितना तेजी से हो सके वो भी पिनिट्रेट करना या कि प्रिजर्व करने की प्रोसेस में इसका इम्पोर्टेंस रोल एम होता है, ठीक है। टिश्यू को हार्डन प्रोवाइड करना, मतलब कि हट्टा कट्टा मजबूत प्रोवाइड करना ताकि प्रॉपर तरीके से सेव उसका कटिंग हो सके, ये भी एम होता है फिक्सेशन का। नेक्स्ट, इंक्रीज द ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ओडी होती है सॉल्यूशन की, उसको इंक्रीज करना और टिश्यू को बना कर रखना, ये प्रोसेस होती है। शुड नॉट क्रोज द श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ द सेल्स, मतलब कि इसका ये है कि जो फिक्सेशन आप यूज कर रहे हैं तो सेल्स को ना तो श्रिंकेज होने दे, ठीक है, ना सिकुड़ने दे और ना ही उसको जो होता है फूलने दे। स्वेलिंग मतलब होता है फूलना, तो सेल्स को जो होता है ये प्रोसेस भी नहीं होने चाहिए फिक्सेशन के दौरान, इसको भी प्रिवेंट करना है। मोस्ट नॉट रिएक्ट विद द रिसेप्टर साइट्स दैट मस्ट नॉट विद द इंटरफेयर विद द स्टेनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि जो आप फिक्सेशन यूज कर रहे हैं तो ऐसा फिक्सेशन होनी चाहिए कि जो रिसेप्टर साइड से वो रिएक्ट ना करे, और साथ में जब स्टेनिंग प्रोसेस आप करेंगे एच एंड स्टेनिंग, उसके साथ रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। ये एम होना चाहिए किसका, फिक्सेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि चीप और इजी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि सस्ता भी हो और आसानी से मिल भी जाए, ऐसा मतलब कि फिक्सेशन यूज करना चाहिए। ये सबका क्या होता है, इनका एम होता है, उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि आइडियल फिक्सेटिव एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, क्या अपनी वो प्रॉपर्टीज को दिखाना चाहेगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, प्रिवेंट द ऑटोलिसिस इन बैक्टीरियल कंपोजिशन, मतलब कि जो सेल्स टूट रही हैं और जो पुट्रिफिकेशन हो रहा है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, इनको प्रिवेंट करने के लिए इसका एक आइडियल फिक्सेटिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रिजर्व टिश्यू इन द नेचुरल स्टेट इन फिक्स ऑल कंपोनेंट, मतलब कि जो टिश्यू है उसके नेचुरल स्टेट, मतलब कि जो उसका शेप साइज कलर टिश्यू का है और उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए एक आइडियल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मेक द सेलुलर कंपोनेंट्स इनसोल्यूबल टू reagent used in the टिश्यू प्रोसेसिंग, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो रिएजेंट है और टिश्यू प्रोसेसिंग में
हो रही है प्रोसेस, तो उसमें इनसेल्युबल कंपोनेंट के साथ सेलुलर कंपोनेंट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आप रिजेंट यूज कर रहे हैं पूरा सेल्स को ही घोल दें, ऐसा ये फिक्सेटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्व द वॉल्यूम, मतलब कि जो आप वॉल्यूम उसमें यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली आपका 20 से लेकर के 50 टाइम्स गुना होना चाहिए, इतना। जो टिश्यू है, टिश्यू कह सकते हैं कि 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है कि अवॉइड द एक्सेस हार्डनेस ऑफ द टिश्यू, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो अधिक मात्रा में उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है उसको भी अवॉइड करना चाहिए टिश्यू प्रोसेसिंग में। ये टिश्यू फिक्सेटिव को प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, अलाउ द इनहेंस स्टेनिंग रिएक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप स्टेनिंग के प्रोसेस कर रहे हैं तो जो फिक्सेटिव यूज किए हैं वो स्टेनिंग की रिएक्शन को इनहेंस कर दे, बढ़ा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये है। शुड बी द नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एलर्जिक फॉर द यूजर, मतलब कि जो फिक्सेटिव आप यूज कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पॉइजन नहीं होना चाहिए, और नॉन एलर्जिक होना चाहिए। नॉन एलर्जिक मतलब कि जो आप यूज कर रहे हैं, ये कि जो यूजर होता है जो फिक्सेटिव यूज कर रहा है तो उसको मतलब उसके म्यूकोसा, नोज और आई वगैरह में इरिटेशन प्रोवाइड ना करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शुड नॉट बी द वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। आइडियल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज, खासियत होनी चाहिए कि महंगा अगर होगा तो वो जल्दी आप यूज नहीं कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ द फिक्सेशन, मतलब कि जो फिक्सेशन करने की कितनी मेथड होती है ये चीज को भी आप समझ के रखिए, कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। हीट फिक्सेशन फर्स्ट जो स्टेप्स होती है उसको बोलते हैं हीट फिक्सेशन। सेकंड होती है परफ्यूजन फिक्सेशन मेथड। थर्ड होती है इमर्शन फिक्सेशन मेथड। फोर होती है यहाँ पर वेपर मेथड, ठीक है। और जो लास्ट होती है फेज पार्टीशन मेथड, फेज पार्टीशन मेथड भी इसमें यूज की जाती है। ये सभी मेथड होती है, तो इन पांचों मेथड को आप नाम याद करके रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे कि फिक्सेटिव का क्या क्लासिफिकेशन है। आप वीडियो देखते रहिए। आपको किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन माइंड में जनरेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ में जो टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।